तो इन वीडियोस में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने ऐसा प्रॉब्लम लिया था जिसमें बस एक आगत था, एक इनपुट था और एक ही आउटपुट था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, आउटपुट का नंबर हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हम जिस प्रोडक्शन प्रोसेस उत्पादन की बात करेंगे उसमें सोचेंगे फर्म बस एक चीज़ का उत्पादन कर रहा है। हाँ, हम आगतों की संख्या निसंदेह बढ़ा देंगे। तो हमने एक के लिए किया था, दो के लिए करेंगे। अब 2 से n बढ़ाने का हम कोर्स, ये वीडियो नहीं बनाएंगे, बट आप समझ सकते हैं कि 2 से n बढ़ाने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ब्लैक बॉक्स है टेक्नोलॉजी वाला, उसमें 2 इनपुट है। उसको हम x1 x2 भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनली उसको हम लेबर एंड कैपिटल भी कहते आए हैं। और यहाँ पे आउटपुट है, तो हम लिखेंगे कि जो आउटपुट है वो L और K का फंक्शन है, कुछ चेंज नहीं करेगा अगर हम x1 और x2 लेंगे। हम यहाँ पे ऑल्सो एज्यूम करेंगे कि एक यूनिट जो है, अगर हम लेबर हायर करते हैं तो उसके लिए हमें मार्केट में W वेज देना पड़ेगा, और एक यूनिट कैपिटल लेते हैं तो हमें R देना पड़ेगा, है ना। तो आर के लिए भी हमें एक समझ की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक्स में चूंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये सब जगह लागू है, बट यहाँ मैं उपयुक्त समझता हूँ कि इस बात को समझें कि इकोनॉमिक्स में जो हम कॉस्ट ले रहे होते हैं, एक यूनिट एल का या एक यूनिट के का, डब्ल्यू एंड आर, ये हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसको हिंदी में हम अवसर का लागत भी कह सकते हैं कि हमें जो अवसर मिल रहा है उसका क्या लागत है, अवसर का लागत। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आइए थोड़ा इसमें टाइम स्पेंड कर लें। कहिए कि आप एक समय में 10 काम कर सकते हैं, है ना। 10 की जगह S1 कर सकते हैं, S2 कर सकते हैं और S10 कर सकते हैं, हो सकता है और ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी ये सारे काम का जो सेट है S के द्वारा दिया गया है। और अगर आप काम कर रहे होते हैं, आप हो सकता है कि 10 में आपने 2 चूज किया, 2 नंबर वाला चूज किया, S2 चूज किया। S2 चूज क्यों किया? क्योंकि S2 से जो आपका बेनिफिट है ना, वो सबसे ज्यादा है। अगर जो बेनिफिट आपको S1 से मिलता हो या 10वें एक्टिविटी से मिलता, वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपका S2 से सबसे ज्यादा है। तो आप सारे को लिस्ट कर लें। आपने S2 चूज किया तो सबसे अच्छा S2 है। मान लीजिए कि उसके बाद वाला S3 है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अवसर लागत है S2 करने का, जो S3 से बेनिफिट होता वो हमारा इसका अवसर लागत है ना। तो इंग्लिश में कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप नहीं चूज कर पाए उसमें जो सबसे अच्छा था, उसका जो मूल्य है, उसका जो वैल्यू है, उससे जो आपका लाभ है, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा S2 करने का। अगर मैं आपको कहूं कि आप चलिए आप मेरे फ्रेंड हैं, चलिए एक मूवी दिखाएं, है ना। तो मूवी देखने का क्या मूल्य होगा? तो आप समझेंगे मूवी देखने का मूल्य जो होगा, हॉल तक जाने में जो टिकट लगेगा, सिनेमा का जो टिकट होगा, आपका टाइम का भी कुछ मूल्य होगा। आप अगर कहते हैं कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब आपके लिए किताब पढ़ना एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है। तो किताब पढ़ने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहिए मान लीजिए यही दो आपके पास एक्टिविटी थे, किताब पढ़ना और मूवी देखना, तो कहेंगे कि किताब पढ़ने का जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मूवी देखने से आपको नेट जो आनंद आता है ना, जितना फायदा होता और जो जितना कॉस्ट लगता जो है ना, बेनिफिट माइनस ये जो ना, यहाँ पे हम नेट बेनिफिट कर दें, बेनिफिट माइनस कॉस्ट।
सो नेट बेनिफिट आपको मूवी देखने से जो आता वही आपका यहाँ पे अवसर लागत है। जैसे आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अभी वॉच कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? आप इसलिए देख रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा काम अभी जो अवेलेबल है यही है। आप इसकी वजह से जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा है, उससे आपको जो नेट बेनिफिट मिलता वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो अब हम लेबर का कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे? लेबर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो लेबर अगर आपके यहाँ काम नहीं करके आपके उत्पादन में काम नहीं करता तो कहीं और काम कर रहा होता वो लेबर, और उस लेबर को वेज हमेशा डब्ल्यू मिलता, तो उस लेबर के वेज को हम लोग डब्ल्यू कह देंगे। आइए कैपिटल को भी एक समझते हैं कि आपकी पूंजी एक दुकान में लगी हुई है ना, आप एक दुकान चलाते हैं, है ना, और आप ही के जो भाई हैं एक, वो दूसरे वाले ठीक बगल वाले शॉप चलाते हैं। आप जो है दुकान भाड़े पे आपने लिया हुआ है, आप इसका रेंट दे रहे हैं, जबकि आपके भाई साहब जो हैं वो दुकान को ओन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका जो है दुकान चलाने का अपॉर्चुनिटी, आपका जो कॉस्ट है वो किस किस चीज से आएगा। तो आप निसंदेह आप काम कर रहे हैं, अगर कहीं आप और काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ वेज मिलता, कुछ सैलरी मिलती। तो आप अपने दुकान में भी काम कर रहे हैं तो इसको कॉस्ट की तरह जोड़ा जाएगा कि ये आपका कॉस्ट है, क्योंकि अगर दुकान से जो प्रॉफिट आ रहा है ये समझ में नहीं आएगा कि आपका फर्म की तरह प्रॉफिट आ रहा है या आप उस दुकान में जो काम कर रहे थे उससे जो आपको पैसा मिलना चाहिए उससे आ रहा है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कहेंगे कि उस फर्म का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो आपका जो वेज मिलता उसको भी हम कॉस्ट मान लेंगे। और उसी तरह से रूम आप या तो रेंट पे लिए हुए हैं और आपके भाई साहब जो कि रेंट पे नहीं लिए हुए हैं, दोनों केसेस में इसको जो रूम रेंट लेने का जो उस स्पेस को जो कैपिटल जो कहिए वहां पे है उसका जो रेंट होगा वो दोनों में कॉस्ट आ जाएगा। क्यों उस कैपिटल का? मान लीजिए कि ये भाई साहब का अपना रूम है, इसको किसी और को रेंट पे दे दिए होते तो इस रूम को यूज करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रेंट मिलता वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये आर कैपिटल, वेदर आप ओन करते हैं मशीन और आप भाड़े पे लेके मशीन चला रहे हैं, दोनों में रेंटल ये आर दिया जा रहा है और वेज को यूनिट में डब्ल्यू पे किया जा रहा है। तो आप जब है लाभ या प्रॉफिट ऐसे लिख सकते हैं पी वाई, जहां पी एक यूनिट ऑफ आउटपुट का मूल्य है, माइनस डब्ल्यू एल माइनस आर के। आप ओन कर रहे हैं वो कैपिटल या रेंट पे लिए हुए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको कॉस्ट लग जाएगा। यही ये जो हो गया हम कह तो नहीं रहे हैं लेकिन ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में सारे कॉस्ट के बारे में हम बताते हैं। अगला चैप्टर हम अगला सब चैप्टर कॉस्ट के बारे में कहेंगे तो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ समझ लें कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिफरेंट होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो अकाउंट में मेंशन किया जाता है, चूंकि आपके भाई साहब दुकान ओन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रेंट होना चाहिए वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं माना जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट में वो ऐड किया जाएगा और नहीं सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा कि क्योंकि वो तो एक तरह का कॉस्ट है। अब हमारा क्लियर हो गया कि प्रॉफिट जो है ये हो गया पी वाई माइनस डब्ल्यू एल माइनस आर के। अब दो तरह की बात हम करेंगे, शॉर्ट रन एवं लॉन्ग रन, है ना। हम ये भी कहेंगे कि हमने दो फैक्टर इसलिए लिया है क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात करने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में कम से कम एक फैक्टर तो ऐसा होगा जिसे बदला नहीं जा सकता है, और अगर हम एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले और उसे बदला नहीं जा सकता है तो कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कम से कम हमें दो फैक्टर चाहिए शॉर्ट रन के लिए बात करने के लिए। और हम एज्यूम कर लेंगे, सही हो या नहीं हो, हम एज्यूम कर लेंगे कि शॉर्ट रन में जो है के फिक्स्ड है के नॉट के बराबर। तो अब जब हम प्रॉफिट लिख रहे हैं पाई, ये हमारा हो गया एफ एल के नॉट। ध्यान दें कि एल चेंज किया जा सकता है, के नॉट चेंज नहीं किया जा सकता है, माइनस डब्ल्यू एल माइनस आर के नॉट, है ना।
तो अब इसको ऐसे यहां पे लिखा है, बट आगे अभी हम y ही लिखते हैं समझने के लिए, आर के नॉट पाई, और इसी को हम रीराइट कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई बाई पी प्लस आर के नॉट बाई पी प्लस डब्ल्यू बाई पी एल। तो पहले हमें क्या मिल रहा था, जब हमारे पास एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था तो हमें मिल रहा था, आपको याद दिला दे, पाई बाई पी प्लस डब्ल्यू बाई पी एक्स, वहां पे हम उसको एक्स के द्वारा ले रहे थे। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, आप ध्यान देंगे कि आइसो प्रॉफिट लाइन पे प्रॉफिट फिक्स हो गया, पी कहिए बाहर से आ रहा है तो वो भी जो ऑप्टिमाइजर है, फर्म है, उसका कोई इस पे कंट्रोल नहीं है, तो इस चीज पे फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है। उसी तरह से आर पे फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है, पी पे फर्म का कंट्रोल नहीं है, और के नॉट पे फर्म का कंट्रोल नहीं है। तो हमें मिल गया ये जो पाई बाई पी प्लस आर के नॉट बाई पी, एक जो है सो फिक्स टर्म हो गया, और ये है सो डब्ल्यू पी बाई एल हो गया। तो क्वांटिटेटिवली देखें तो हमारा आइसो प्रॉफिट लाइन अभी भी ऐसा ही दिखेगा। पहले ये जीरो के इक्विवेलेंट था, अब जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि पाई अगर जीरो भी होता है तो ये पॉजिटिव कंपोनेंट है। सो अब जीरो के इक्विवेलेंट कहीं यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा पाई जीरो के इक्विवेलेंट। और अभी भी हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ है ना, और हम कुछ ड्रॉ कर लें आइसो प्रॉफिट लाइन, तो हमारा कुछ ऐसे ऑप्टिमल पॉइंट आएगा। और अभी भी जब हमारा ऑप्टिमल पॉइंट नहीं आएगा, जब MPL, क्योंकि अब हम L की बात करेंगे, L को ही चेंज कर पा रहे हैं, K को तो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ L जो है वो W बाई P के बराबर हो जाए, पहले जैसा ही केस हमें मिल जाएगा। और ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि W बदलेगा तो क्या होगा, P बदलेगा तो क्या होगा, हमें एग्जैक्टली उसी टाइप के रिजल्ट मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे। आइए अब हम लॉन्ग रन को थोड़ा देखते हैं। लॉन्ग रन का मतलब दीर्घकाल, सब कुछ बदला जा सकता है, कैपिटल भी बदला जा सकता है, लेबर भी बदला जा सकता है। तो अब हमारा प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट पाई इज इक्वल टू पी वाई, एक यूनिट आउटपुट का प्राइस, ये आउटपुट हो गया, माइनस आर के माइनस डब्ल्यू एल। अब हमें ग्राफिकल टेक्निक से प्रॉब्लम होगा। ग्राफिकल टेक्निक से प्रॉब्लम क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सिस है, तीन एक्सिस को ड्रॉ कर पाना डिफिकल्ट है। हम ट्राई सिर्फ एक्सिस कर लें, यहाँ पे हम मान लें कि L है, एक तीसरा एक्सिस ले लें उस पे K है, ठीक है, और पहले वाले एक्सिस पे Y का Y है। अब हमें 3 डिमेंशनल ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि रिलेटिवली मुश्किल है। तो इसको भी हम पहले जैसे वीडियो का समझने का प्रयास करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा ऑप्टिमल जो है, कहिए L स्टार और K स्टार पे आ रहा है ना। अब अगर हम K स्टार को फिक्स रखें और L स्टार को डेल्टा L से बढ़ा दें, अगर हम डेल्टा L से बढ़ा देंगे तो हमारा कॉस्ट जो है, क्योंकि डेल्टा L को वेज पे करना पड़ेगा W के रेट से, तो हमें टोटल एक्स्ट्रा जो है W मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L पे करना पड़ेगा। और डेल्टा L बढ़ाने से ये हमारा कहिए लागत बढ़ गया, इतना लागत कॉस्ट बढ़ गया, और डेल्टा L के बढ़ाने से प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो रेट है प्रोडक्शन में बढ़ने का YL के कंपैरिजन में उसका जो रेट है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं, पहले हमने बात किया था। और हमने लेबर को हम बदल रहे हैं डेल्टा L से, तो टोटल आउटपुट में जो परिवर्तन होगा, उत्पाद में जो परिवर्तन होगा, वो होगा MPL मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L। अब एक यूनिट जो है आउटपुट P में बिकता है बाजार में, तो MPL मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L आउटपुट जो है सो P मल्टीप्लाइड बाई MPL मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L में बिकेगा, है ना। तो अगर ये जो है P मल्टीप्लाइड बाई PML डेल्टा L अगर W डेल्टा L से ज्यादा होता है,
तो भाई प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, एल को बढ़ा दीजिए, है ना। और अगर कम होता है तो एल को कम कर दीजिए। अगर ऑप्टिमल है तो उस जगह पे ये W मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल के बराबर होना चाहिए। अब यहां से डेल्टा एल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और यहां हमें मिल जाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, अच्छा ये मार्जिन MPL होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो W बाई P होगा। एंड इसी तरह से आर्गुमेंट करके हम निकाल ले सकते हैं कि ऑप्टिमल पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो इसी तरह से R बाई P होगा। तो ये हमें कंडीशन मिल गया। पहले हमें क्या कंडीशन मिला था कि MP जो होगा W बाई P होगा, कुछ ऐसा ही कंडीशन हमें मिल रहा है W और R के। तो ये दोनों को अगर हम कैलकुलस यूज करते, जो कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहते हैं। आपको एक सरल ग्राफ में दिखाया था कि टेंजेंट ऊपर से होना चाहिए, नीचे से नहीं होना चाहिए। यहाँ जो टेंजेंट है एक सरफेस का बनेगा और सरफेस में ऐसे स्लोप होने चाहिए। सरफेस के दो स्लोप होंगे, तो कहिए एक स्लोप ऐसे होना चाहिए, दूसरा स्लोप ऐसे होना चाहिए। तो ये हमें कंडीशन मिलेगा। अगर देखें तो समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिस में दोनों एक ही तरह का फॉर्मूलेशन हमें मिल रहा है, वेदर हमें एक इनपुट हो और दोनों इनपुट हो। और चूंकि यहाँ दो इनपुट है और दोनों इनपुट को हम चेंज करने के लिए तैयार हैं, तो हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। थैंक यू।